हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज हमारा पार्ट है 3, जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संदाय के लिए उपस्थापन किया जाना चाहिए कि भाई जब हमें कोई प्रोमिसरी नोट मिलेगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम किस टाइम पे उसे उपस्थित करेंगे संदाय के लिए, पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि किसी भी समय, अवकाश के दिन को छोड़कर या कारोबार के प्रायिक समय के दौरान। तो कब, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कारोबार का समय होगा, कोर्स ऑफ बिजनेस का टाइम है, तो उस टाइम पे हमें वो संदाय के लिए जो पेमेंट के लिए जो उपस्थापन करना है उसे उस टाइम पे किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाबालिग प्रकार में विलेख बनाता है, मतलब क्या करता है कि एक जो माइनर है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल की डीड बना देता है और उसका पृष्ठांकन एंडोर्स कर देता है और उसे प्रदान करता है या सौदा करता है। तो ऐसा विलेख किस पर बाध्यकारी होता है? फर्स्ट कहता है कि केवल नाबालिग के लिए, ना कि विलेख के अन्य पक्षकारों के लिए। फिर कहता है विलेख के सभी पक्षकारों के लिए जिसमें नाबालिग भी शामिल है। कह रहा है कि नाबालिग को छोड़कर विलेख के सभी पक्षकारों के लिए। तो भाई हमें भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम माइनर को लाइबिलिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट में भी यही है कि अगर हमने पार्टनर बना लिया है, भागीदारी में इन्वॉल्व कर लिया है किसी माइनर को, तो माइनर के हित में जो भी उसे भागीदारी मिलनी होगी वो उसे मिलेगी, लेकिन वो लाइबल नहीं होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि नाबालिग को छोड़कर विलेख के सभी पक्षकारों को पर वो जो डीड बनाई गई है वो बाध्यकारी होगी। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहा है कि इस विनिमय पत्र भुगतान के लिए उपस्थापित करने से पहले स्वीकृति के लिए उपस्थापित किया जा सकता है। स्वीकृति के लिए उपस्थापन केवल तभी आवश्यक है जबकि, कब आवश्यक होगा? आंसर है हमारा डी कि पत्र को स्वीकृति के लिए उपस्थापित करने में लेखीवाल एवं ऊपरवाल अदाकर्ता दोनों का सामूहिक हित हो। तब क्या किया जाएगा भाई? तब एग्रीबल होने के लिए, कि स्वीकृति लेने के लिए, कि भाई सामने वाली पार्टी भी स्वीकृति दे दे, तो उसके लिए वो उसे उपस्थापित किया जा सकेगा। कब किया जा सकेगा? जबकि पत्र की स्वीकृति देने वाले के लिए उपस्थापित करने में लेखीवाल, ठीक है, जो लिखने वाला है डीड को, और ऊपरवाल जो कि जिसे पे करने के लिए बोला गया है, दोनों का सामूहिक हित हो, तो उसे क्या स्वीकृति के लिए उपस्थापित किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है कि मांग पर दिए प्रकार में लिखित की संदाय के लिए धारक द्वारा उन्हें प्राप्त करने के पश्चात उपस्थित कर दिया जाना चाहिए। तो कब किया जाना चाहिए? अगर वो मांग पर दे है तो कब करेंगे भाई? युक्त समय के अंदर करेंगे। तो कब किया जाना चाहिए? युक्त समय के अंदर किया जाना चाहिए। आंसर डी। क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? न्यायालय के आदेश अनुसार की जाएगी, जो दर लिखित पर विनय निर्दिष्ट है उसके अनुसार की जाएगी, पक्षकारों के करार के अनुसार की जाएगी, उपयुक्त सभी के अनुसार की जाएगी। तो किसके अनुसार की जाएगी? उस दर के अनुसार की जाएगी जो कि लिखित की पर विनय निर्दिष्ट कर दी गई है, एक स्पेसिफाइड कर दी गई है कि भाई दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी कितने % ब्याज पर कोई रकम देती है या कोई पैसे का अनुदान करना है, परिदान करना है। ठीक है, तो अगर ब्याज दिया जाना है तो ब्याज की गणना किस पर से की जाएगी? जो कि स्पेसिफाइड कर दी गई है, किस पर? लिखित में। क्वेश्चन है कि जब ब्याज की कोई दर विनय निर्दिष्ट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं की, पार्टियों ने कोई भी फिक्स नहीं की है, तो विनिमय पत्र के अंतर्गत सौदे रकम पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो कौन सी ब्याज की गणना की जाएगी? तो भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो है 18% पर ईयर के हिसाब से, 18% वार्षिक दर के हिसाब से क्या की जाएगी? ब्याज की गणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकार में लिखित के रचयिता, मतलब उसे रचने वाला, प्रतिग्रहीता जो उसे एक्सेप्ट करता है, जिसे वो मिलता है, जब पृष्ठांकक जो उसे एंडोर्स कर रहा है का अपने अपने दायित्व से उन्मोचन हो जाता है। उन्मोचन कब होगा? या तो किसी और को नियुक्त कर दिया हो उन्होंने, या जिसका संदाय होना है, जिस पैसे का संदाय होना है उसे संदाय कर दिया हो, रद्दकरण कर दिया हो। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन होगा कि या तो नियुक्ति कर दी हो किसी और की, या संदाय कर दिया हो, या रद्द कर दिया हो पैसा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के अनुसार क्या किया जा सकता है? उन्मोचन हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकते हैं। कह रहे भारत में चेक प्रस्तुत करने की अवधि मानी जाती है। तो भारत में जो चेक प्रस्तुत करने की अवधि है, जो पहले क्या था कि भाई जब चेक लिखा गया है तो चेक लिखने से क्या,
6 महीने के अंदर वो प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था, है ना। लेकिन अब एक अमेंडमेंट कर दिया गया है, अमेंडमेंट में वो जो अवधि है वो घटाकर 3 महीने कर दी गई है, ठीक है जी। और अगर वो 3 महीने के बाद में, यहाँ पर 30 दिन दिया गया है, पता नहीं कैसे दिया गया है, लेकिन जो भी प्रोविजन है मैं आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ कि चेक 3 महीने के अंदर भाई उपस्थित किया जाना चाहिए बैंक में, ठीक है। बैंक में उन्होंने कह दिया कि या तो उसमें पैसे कम हैं या चेक बाउंस हो गया किसी और वजह से, ठीक है। चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने के बाद में क्या करेंगे कि वो जो दूसरा पक्षकार है उन्हें एक नोटिस भेजेगा। नोटिस कितने दिनों में भेजेगा? नोटिस भेज देगा एक, ठीक है, 30 दिनों में। चेक बाउंस होने के बाद में 30 दिनों में उसे नोटिस भेजेगा कि भाई ऐसे मैंने वो चेक वहां पर दिया था बैंक में और वो बाउंस हो गया है, तो आप जो उसकी अमाउंट है उसे पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर वो अमाउंट को नहीं पे करता है तो उसके बाद में चेक बाउंस का केस फाइल कर दिया जाता है। ये जो है ये प्रोविजन है, ठीक है। तो जो अवधि है वो है 3 महीने की, ओके। फिर है तात्विक परिवर्तन है। तात्विक परिवर्तन कौन सा होता है? धनराशि में परिवर्तन कर दिया गया हो, तारीख में परिवर्तन कर दिया गया हो, पक्षकारों में परिवर्तन कर दिया गया हो, तो ये सभी जो परिवर्तन है, चेंजेस हैं, वो क्या है? तात्विक है, मतलब इंपोर्टेंट है। कह रहा है प्रतिग्रहिता आबद्ध है, यज्ञ पृष्ठांकन क्या है? मिथ्या व्यवदेशित है, कूटरचित है, अदिनांकित है, भूलवश किया गया है, इनमें से कौन सा सही है? तो प्रतिग्रहिता कब आबद्ध होता है? जबकि पृष्ठांकन क्या कर दिया गया है भाई? पृष्ठांकन कूटरचित किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिग्रहिता उसका धारक बन जाता है तो ऐसी दशा में लिखत के पूर्विक पक्षकारों के समस्त अधिकार क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे भाई? वो समाप्त हो जाएंगे। कि जब प्रतिग्रहिता जो है वही क्या बन गया? धारक बन गया उसका, है ना। तो पूर्विक पक्षकारों के जो समस्त अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। कह रहा है, कहता है अनादर की सूचना कब आवश्यक है? कह रहा है कि जब कोई वचन पत्र प्रकाम्य नहीं है तब भी है। जब ऐसी सूचना ना देने से कोई नुकसान नहीं होता है। जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति ऐसी सूचना से विमुक्ति दे दे तो उपरोक्त सभी दशाओं में क्या है? अनादर की सूचना आवश्यक होती है। कह रहा है प्रशास्य की अंत्य वस्तुएं हैं, ठीक है। प्रशास्य की जो अंत्य वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है? पक्षकारों के नाम और अनादर के कारणों को स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। अनादर के समय और स्थान का अंकित किया जाना चाहिए और उस पर नोटिस पब्लिक के हस्ताक्षर उसके मुद्रा अंकित की जानी चाहिए। उपयुक्त सभी क्या होनी चाहिए? प्रशास्य की कंटेंट है, ठीक है। फिर यह सूचना देने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्या सम्मिलित नहीं किया जाएगा? लोक अवकाश के दिनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बाकी अगर उस समय का जो पक्षकार का पता लगाने में व्यतीत हुआ है उसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन लोक अवकाश के दिनों को नहीं किया जाता। कह रहा है विदेशी विनिमय पत्रों का प्रशास्य शामिल होगा कहां पर? उस स्थान की विधि से जहां वह देय है और उस स्थान की विधि से जहां पर वे लिखे गए हैं, उपरोक्त दोनों स्थान पर। क्वेश्चन है कि किन दशाओं में एक ही स्थान में सूचना को युक्त समय के अंदर भेज दिया गया माना जाएगा? कहां पर मान दिया जाएगा? जहां पक्षकार एक इस स्थान में कारोबार करते हैं और जहां पक्षकार विभिन्न स्थानों में कारोबार करते हैं। उपरोक्त दोनों दशाओं में क्या माना जाएगा? कि एक स्थान में सूचना को युक्त समय के अंदर भेज दिया गया है। फिर कहता है चेक को क्रॉस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चेक को क्रॉस करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी सिक्योरिटी बनाए रखना, उसे सुरक्षित बनाना। कह रहा मुख्यतः चेक के प्रसार हैं, कौन कौन से हैं भाई? क्रॉस चेक होता है, बिल्कुल होता है। एक वाहक चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, उपरोक्त दोनों होते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक और मिरर चेक। चेक को क्रॉस कर सकता है, कौन कर सकता है? कह रहा है उसे लिखने वाला कर सकता है, उसे पाने वाला कर सकता है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं कर सकता। संदाय के कथन को विधि अनादर, संदाय के कथन को विधि अनादर को शासित करती है, ठीक है। कथन है, सत्य है, असत्य है, कुछ दशाओं में स्वीकार है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि अगर संदाय का स्थान है, संदाय के स्थान को विधि संदाय के स्थान में अगर कोई अनादर हुआ है तो उसे क्या विधि शासित करती है? तो ये क्या है भाई? इनमें से कोई भी आंसर सत्य नहीं है। कह रहा यदि विदेश में लिखत या प्रतिगृहित प्रक्रम में लिखत भारतीय विधि के अनुसार है तो वो क्या होगी? वो विधि मान्य मानी जाएगी, ठीक है। अगर कोई विदेश में लिखत है, कोई लिखत जो कहां पर लिखी गई है, विदेश में लिखत है, या प्रतिगृहित कोई प्रक्रम में लिखत है तो भारतीय विधि के अनुसार है, ठीक है। किसके अनुसार है? वो अनुसार है भारतीय विधि के। लेकिन विदेश में लिखी गई है या प्रतिगृहित की गई है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है,
तो वो क्या मानी जाएगी, वो विधि मान्य मानी जाएगी। तो ये शायद 20 या 21 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, एनआई एक्ट के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।